हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी ए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप मज़ा आ रहा है एंड तुम लोग मज़े में हो। सो यार, रिसेंट लेक्चर में मैंने जो क्लास 2 थी अपनी ऑडिट की, उसमें तुम लोगों को मैंने तुम्हारा चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट स्टार्ट करवा दिया था। एंड आज उसकी है क्लास नंबर 2, जिसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है हम उसको कवर करेंगे। चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर लाइक भी कर चुके हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली बताना कि यार किस तरह लग रहा है तुम्हें ऑडिट की क्लासेस। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो, कुछ तो लिख कर जाना, पर डेफिनेटली लिख कर जाना, ठीक है। एंड एक और चीज़ करना यार, जिन भी तुम्हारे फ्रेंड्स का अटैम्प्ट है सितंबर 25, जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स, उन सभी के साथ इस प्लेलिस्ट को, इस ऑडिट अपनी इस फ्री फास्ट ट्रैक बैच को शेयर कर दो, ताकि वो भी भाई रिवीजन इस बेसिकली इस बैच को क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, राइट। बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिवीजन बैच, इट इज़ फ्री फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे डिटेल में, ठीक। आई होप तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होगी। सो यार ठीक है। सो तुम लोगों को याद होगा कि रिसेंट लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू किया था अपना, एंड मैंने मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या होता है वो कवर करवा दिया था। उसके बाद वाई ऑडिट, आफ्टरवर्ड्स हमने क्या कवर किया था, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, क्या क्यों हम ऑडिट करते हैं सर, क्या बेनिफिट्स होते हैं ऐसे ऑडिट करने के। उसके बाद जो और अपने टॉपिक्स थे, अदर टॉपिक्स थे कि ऑडिट मैंडेटरी है, वॉलंटरी है, ठीक है। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है सर, एंड जब ऑडिट हो गया तो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट किसको करनी है, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद हमने किया था क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, अगर तुम्हें याद हो, पेशेंस हो, टैक्टफुल हो, याद है सर? याद है, याद है। तो ये सब कुछ हमने कल किया था डिस्कस, ठीक। एंड इनफैक्ट तुम लोगों को याद होगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वाला पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे आगे भी बहुत काम आएगा, तुम्हारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। सो ठीक है गाइज, आज हम करेंगे अपना क्लास शुरू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से तुम्हारे चैप्टर के, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अब भाई सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, इसका मतलब समझो कि यार स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते क्या हैं। इनको हम प्यार से क्लास में ऐसे बोलेंगे, ऐसे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब यार देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है क्या, बेसिकली ये क्या है, एक तरह की गाइडलाइंस हैं, तुम क्या कह सकते हो इनको कि सर ये एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं, और यू कैन से गाइडलाइंस हैं, जो एक ऑडिटर को हेल्प करती हैं कि यार तेरे को इस तरह ऑडिट करना है। बेसिकली ये क्या है, एक तरह का बेसिकली ऑडिट को, और एक ऑडिटर को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि यार ये ऑडिटर सुन मेरी बात, तो तेरे को इस तरह से ऑडिट करना है। तो ऑडिट पे चला गया क्लाइंट के, तो ऑडिट करना स्टार्ट कर चुका, बट तू किस तरह ऑडिट करेगा, तो क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, तब तू किन किन बातों का ध्यान रखेगा। बेसिकली एक ऑडिट का 360 व्यू, एक ऑडिट का 360 डिग्री व्यू कि ऑडिट को करना कैसे है। इनफैक्ट हमें ये सब पता है कि हमने ऑडिट करना है, हमको पता है, बट करना कैसे है, किन किन बातों का ध्यान रखना ऑडिट करते हुए, फ्रॉम बिल्कुल बेसिक, फ्रॉम बिगिनिंग टू कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, कि भाई ऑडिट शुरू करने से पहले टिल द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, जब तुमने ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को सबमिट कर दी, ठीक है, तब तक ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, गाइड करती हैं कि यार ऑडिटर इस तरीके से हमने ऑडिट करना है। अगर मैं बिल्कुल तुम्हें ईजी भाषा में समझाऊँ कि मतलब क्या है स्टैंडर्ड्स का, ठीक है, आओ देखते हैं डेफिनेशन, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड्स मीन बेंचमार्क, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस गाइडेंस विच इज यूज्ड इन कंडक्टिंग द ऑडिट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गाइड द ऑडिटर रिगार्डिंग हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। बिल्कुल वही जो मैंने समझाया गाइस तुम लोगों को। इनफैक्ट स्टैंडर्ड्स क्या है, हम तुम लोग स्टैंडर्ड्स को अगर टेक्निकल वर्डिंग में भी देखो, स्टैंडर्ड्स को तुम लोग कह सकते हो कि यार ये क्या है, बेंचमार्क है। दिस आर द बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि यार इस चीज़ का स्टैंडर्ड है कि ये इतना तो होना ही चाहिए। लाइक किसी भी चीज़ का हम बेंचमार्क सेट करते हैं कि यार यस, अब तुम लोग स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग स्टडी कर रहे हो डेली, तो तुम लोग सोचते हो कि यार लाइक मैं 10 आवर्स स्टडी करूँगा ही करूँगा, ये मेरा बेंचमार्क है डेली का, कि भाई 10 आवर्स तो करनी ही करनी है, तो मिनिमम है, तो बेंचमार्क है, तो स्टैंडर्ड है मेरा कि इतना तो भाई अचीव होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। अब मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड का तो मतलब समझ गए कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते क्या हैं, ठीक है। गाइडेंस, सेट ऑफ गाइडेंस होते हैं, रूल्स होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं एक ऑडिटर को कि भाई तेरे को ऑडिट कैसे करना है, वाई कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक। वाई स्टैंडर्ड्स,
भाई स्टैंडर्ड्स की सर ज़रूरत क्यों होती है? पहले मतलब समझो, पॉइंट्स तो हम पढ़ ही लेंगे, राइट? वाई स्टैंडर्ड्स, वाई? अब यार मेरी एक बात सुनो, तुम लोग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के पहले जो तुम्हारा फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स का, तुम उसमें क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो? पढ़ते हो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने फर्स्ट पेपर में? AS2 इन्वेंट्री है, AS10 अपना PPE हो गया, AS3 अपना कैश फ्लो हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम लोग पढ़ के आए हो अच्छी तरह से। AS9 पे तुम्हारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, AS7 तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। इस तरह के तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के आ रहे हो अपने सिलेबस में, अकाउंट्स में, राइट? अब भाई मेरी बात सुनो, AS2 जो इन्वेंट्री है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। AS क्यों बने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सर क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए? तुम लोग बताओ मेरे को, तुम अकाउंट्स में पढ़ के आए हुए हैं कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए? AS की क्या रेलेवेंस है? सर AS इसलिए बनाए गए, लेट्स सपोज अगर AS2 इन्वेंट्री है हमारा, हमें पता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है, कॉस्ट और NRV बीच एवरेज लोअर, राइट? बिल्कुल सही। बट सर आप खुद सोचो, अगर AS ना होते, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होता इसके ऊपर, तो क्या तो पता क्या होता था? हम बताते हैं आपको। तो एक बिजनेसमैन क्या करता, कॉस्ट पे वैल्यू कर देता इन्वेंट्री को, वही दूसरा बंदा क्या करता है, NRV पे वैल्यू कर देता, वही तीसरा बंदा क्या करता, वो देखता कि वो क्या करता, एक साल कॉस्ट पे एक साल NRV पे, अपनी मर्जी से कर लेता वैल्यू, जब चाहे कॉस्ट, जब चाहे NRV। तो सर बेसिकली एक यूनिफॉर्मिटी ना होती, ये तो गलत बात हो जाती सर। यूनिफॉर्मिटी कहाँ पे थी? यूनिफॉर्मिटी ना होती अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होता। और इन द एंड होता क्या? कंपेरेबिलिटी इफेक्ट होती, कंपेरेबिलिटी इफेक्ट हो जाती भाई तुम लोग उसकी, FS की। अब एक इन्वेस्टर है देखो बैठा, वो 4 कंपनीज देख रहा है जो कि IT सेक्टर में काम कर रही हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अगर वो चारों कंपनीज के एग्जांपल, ठीक है, देख रहा है, तुम खुद सोचो वो बंदा क्या कर रहा है, एक कंपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रही है कॉस्ट पे, एक कर रही है NRV पे, दूसरी क्या कर रही है 15 दिन कॉस्ट पे की, 15 दिन NRV पे कर ली, इसी तरह शफल कर रही है, चौथी का कोई अता पता ही नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, क्या वो आपस में 4 एंटिटीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो कंपेरेबल है? आंसर इज नो। क्योंकि जब तक उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, जब तक उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, जब तक उनमें होमोजेनिटी नहीं आती, तब तक सर वो कंपेरेबल ही नहीं है। सो एक स्टैंडर्ड, एक बेसिकली एक फिक्स तो होना चाहिए ना कि इस हर एक बिजनेस एंटिटी इसी तरह अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करेगी। ये यू कैन से रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो तुम्हारा, ठीक है। अब अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो तो हर बंदा अपने हिसाब से रेवेन्यू बुक करके बैठ जाए, हर एंटिटी। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए कि यार ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मिल सके, हर बंदा एक ही चीज़ को फॉलो कर सके ताकि कंसिस्टेंसी हो। भाई वही सेम पर्पस किसका है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। तुम लोगों को क्या लगा मैं इतनी देर से ऐसी मतलब बता रहा हूँ तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे अकाउंटिंग का वो करवा रहा हूँ रिवीजन? नो भाई नो, मैं तुम्हारे अकाउंटिंग रिवीजन नहीं करवा रहा था, वो इंडायरेक्टली हो गई, बट मेरा पर्पस सिर्फ जो अपना मेरा सब्जेक्ट है ऑडिट, उसको समझाना था। दैट इज़ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और यू कैन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसेज। भाई इनका पर्पस भी यही है सर, सच में, और नहीं तो क्या बॉस, इनका पर्पस भी यही है। अब मेरी बात सुनो, ये है अपना ऑडिटर 1, ये है अपना ऑडिटर 2। सपोज अगर कोई स्टैंडर्ड ना हो ऑडिटिंग के ऊपर, सपोज अगर कोई स्टैंडर्ड ना हो, एक बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स ना हो, गाइडेंस ना हो कि इसी तरह ऑडिट करना है, इन बातों का एक ऑडिटर को ध्यान रखना जब वो ऑडिट करने जा रहा है क्लाइंट के प्लेस पे, ठीक है। अच्छा ऑडिट हो गया तुम्हारा, इसी तरह तुमने अपना ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म करनी है, एक प्रॉपर एक फॉर्मेट ना हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस ना हो किसी चीज़ को करने का, तो भाई 1 अपने हिसाब से करेगा, 2 अपने हिसाब से करेगा। 1 कहेगा कौन सा कहीं कुछ लिखा है किस तरह करना है, जैसा मेरे को ठीक लगता है सर मैं वैसा करूँगा। 2 कहेगा बिल्कुल सही तो कह रहे भाई, 1 कर रहा है चेकिंग करने दे, मैं इतनी चेकिंग करूँगा, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, बेस्ट है। अल्टीमेटली होता क्या, हर बंदा अपने हिसाब से, हर एक ऑडिटर क्या करता, अपनी मर्जी से ऑडिट करता जैसा उसको ठीक लग रहा है। इन द अल्टीमेटली भाई होता क्या, जो ऑडिट की क्वालिटी है, जो ऑडिट की सर क्वालिटी है, वो क्या होती, डिग्रेड हो जाती, डिग्रेड होती क्वालिटी ऑडिट की यार। तुम कुछ सोचो। तो भाई इसी वजह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया गया कि भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये जो अपना ऑडिटर है वो ऑडिट करेगा। जो तुम ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो क्लाइंट का, वो तुम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करोगे, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं उनके हिसाब से तुम करोगे कंडक्ट।
ताकि भाई एक तरह का बेसिकली तुम्हें फ्लो मिल सके एंड जो ऑडिट की क्वालिटी है वो एनहांस हो सके। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? यही पर्पस था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। अगर अगर कंट्री में हमारे लेट्स सपोज तुम लगा लो 4 to 5 लाख ऑडिटर हैं, ठीक है, 4 से 5 लाख ऑडिटर हैं अगर हमारी कंपनी में, ठीक है, सॉरी हमारी कंट्री में, कंपनी क्या हमारी कंट्री में, तो भाई वो 4 के 5 लाख ऑडिटर्स जो हैं वो एक ही तरीके से ऑडिट को करें, ताकि अगर हम किसी दो एंटिटीज को कंपेयर भी कर लें ना, ठीक है, तो वो कंपेरेबल हो आपस में, उनका जो ऑडिट रिपोर्ट का इशू करने का स्टाइल है वो एक सेम हो, एक सीक्वेंस हो, ठीक है। जिस तरह वो ऑडिट एविडेंस को गैदर कर रहा है तो वो सामने वाला ऑडिटर भी उसी तरह ऑडिट एविडेंस को गैदर करे। जिस तरह वो सामने वाला ऑडिटर प्लानिंग कर रहा है उसी तरह वो सामने वाला ऑडिटर प्लानिंग करे। जिस तरह वो सामने वाला बंदा डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है उसी तरह वो सामने वाला ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन करे अपनी। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्योंकि ऑडिट स्टैंडर्ड्स की रेलेवेंस क्या है, समझ पा रहे हो कि यूनिफॉर्मिटी आ सके ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में एंड एक ऑडिटर को हेल्प कर सके कि यार किस तरह ऑडिट को हमने कंडक्ट करना है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं अपना जो स्टडी मैट के पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। वाई स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड इंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क्स एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सही भाई, तुम लोगों को मैंने वही बताया कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बेंचमार्क होते हैं, कि भाई इतना तो हम करेंगे ही करेंगे। जो स्टैंडर्ड कह रहा है यार उसको तो अचीव हमने करना ही करना है। एंड जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं वो ऑब्वियसली भाई जो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हैं वो ऑब्वियसली भाई ग्लोबल प्रैक्टिस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं भाई कि हम अगर ग्लोबल किसी कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हैं तो वो भी हमें पता हो, उसको भी हम कंपेयर कर सकें, हम क्यों किसी से पीछे रहें भाई, राइट। सेकेंडली स्टैंडर्ड्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देयर बाय हेल्पिंग यूज टू मेक डिसीजन डिसीजन। ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है, मैं तुम्हें वही तो बताया कि अब जब स्टैंडर्ड्स बन गए तो जो ऑडिट की क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी, वो एनहांस हो जाएगी। हम ये डिस्कस करके आए हैं, राइट। और तुमको सोचो यार जब ऑडिट की क्वालिटी एनहांस होगी, ठीक है, सपोज तुमने ऑडिट करते हुए तुमने कोई गलती पकड़ ली अकाउंटेंट की, तो तुम ऑब्वियसली उसको कह दोगे कि अरे ठीक है इसको रेक्टिफाई कर दे, ये गलत है। इन द एंड जितना ऑडिट इफेक्टिव होगा, बात समझो, जितना इन द एंड जितना ऑडिट इफेक्टिव होगा, जितना इफेक्टिवली ऑडिट कंडक्ट होगा, उतनी ही जो क्वालिटी है एफआर की, एफआर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तुम्हारा बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, ठीक है ना, पूरा का पूरा वो जो प्रोसेस होता है अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो एनहांस क्वालिटी के बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैरिड आउट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड। लो जी, इसका इस पॉइंट को तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन इतनी डिटेल में कर चुका हूँ। पहले 5 मिनट में हम 5 मिनट से हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, हर सीए एक हिसाब से ऑडिट करेगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। ऑब्वियसली भाई अब देखो स्टैंडर्ड्स में इतनी बातें लिखी गई हैं, इनफैक्ट तुम्हारे सिलेबस में आगे जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, रिस्क असेसमेंट आएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आएगा, ऑडिट एविडेंस आएगा, ऑडिट रिपोर्ट आएगा, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जिनमें हम स्टैंडर्ड्स की बातें करेंगे। हर एक चैप्टर पे स्टैंडर्ड बना हुआ है क्या सर? एग्जैक्टली तुम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ोगे, ऐसे अपना 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस ऐसे का ये ऐसे उसकी बात करता है कि भाई जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो पहले प्लानिंग करो, ठीक है ना। अभी इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो, प्लानिंग करो। अब वो प्लानिंग करनी कैसे है वो भी सर हमें ऐसे बताएगा, बताओ, वो भी तो बता रहा हूँ। जो एसेज हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, वो बिल्कुल स्क्रैच से बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट से लेकर कंक्लूजन तक ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, वो हमें बताता है। ऐसे 700 सीरीज़ है, ऐसे 700, 701, 705, वो सब वो ऐसे बताते हैं। हर एक चीज़ पे ऐसे बना हुआ है। अब जो हर एक चीज़ पे ऐसे बना हुआ है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं सर ऑडिट की, हम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में सारे हैं, हम पढ़ेंगे। बहुत स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जो बच जाएंगे वो तुम सीए फाइनल में पढ़ लोगे, राइट। तो होता क्या है कि जो अकाउंटेंट्स हैं, जो ऑडिट कनेक्ट कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ऑडिट कनेक्ट कर रहे हैं यार, उसको भी एक तरह की प्रोफेशनल नॉलेज मिलती है, स्किल्स, उसकी स्किल भी डेवलप होती हैं। स्टैंडर्ड इंश्योर ऑडिट क्वालिटी, यही तो हम बात करके आए सर, कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर तुम एक यूनिफॉर्म अप्रोच ऑडिट करोगे, तुम्हारे पास एक सेट ऑफ गाइडेंस है, तुम उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो क्वालिटी है वो तो एनहांस ऑटोमेटिकली होनी है। ईजी पॉइंट्स थे सारे, आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ईजी सर, समझ आ गया हमें, कूल। चलते हैं अब हम अपने एसे 200 पर। तुम्हारे सिलेबस का पहला एसे, तुम्हारे सिलेबस का पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो कि है एसे 200। इतनी बातें कर ली स्टैंडर्ड्स की, क्यों स्टैंडर्ड्स आए, मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड्स का, बेंचमार्क है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बेसिकली क्वालिटी इन्हांस हो रही है, सब कुछ बातें कर ली। सर ऐसे पढ़ा तो दो,
तो लो, तुम्हारे सिलेबस का पहला ऐसे तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऐसे 200, विच इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भाई रुको, यहीं पे आओ। अब क्या कहता है स्टैंडर्ड तुम्हारा? ऐसे 200 तुम्हारे सिलेबस का पहला स्टैंडर्ड क्या कहता है? किस चीज़ की बात करता है ये? किस चीज़ के रिगार्डिंग है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कि भाई एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी नो, हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझ के आए हैं, ठीक, कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है ऑडिट करने का, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का, उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कि यार जो तुम ऑडिट कनेक्ट कर रहे हो एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, तुम ऑडिट कनेक्ट कर रहे हो, यू शुड कनेक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, तुम ऑडिट कनेक्ट करोगे इन अकॉर्डेंस विद, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार तुम किसकी बातें मानोगे? भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बातें मानोगे। ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे एसए 200 कह रहा है यार, तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है भाई, एसए 200 कह रहा है कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कि भाई एक जो अकाउंटेंट जो है अपना एक ऑडिट करेगा, वो किस हिसाब से करेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ध्यान में रख के करेगा। आओ देखते हैं। अब भाई बातें तो होगी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, पर सर ऑब्जेक्टिव हैं क्या ऑडिटर के? क्या ऑब्जेक्टिव है सर जो ऐसे 200 में लिखे पड़े हैं? आओ देखते हैं वन बाय वन। फर्स्टली अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, जो है अपने वर्डिंग्स हैं अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस बने रहो, ट्रस्ट मी। To obtain reasonable assurance about whether the FS as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion whether the FS are prepared in all material aspects in accordance with an applicable financial reporting framework. सर क्या बोल गए? तो सभी पढ़ा दो सर पहले तो। To report on the FS and communicate as required by FS in accordance with auditor's finding. ओहो सर फ्लाई हो गया सब कुछ, समझ ही नहीं आया सर क्या बोल गया आप इतनी देर से? ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल समझ नहीं आए सर। आओ समझाते हैं यार, क्या जल्दबाजी है, करते हैं डिस्कस। अब यार देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऐसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सुनो ध्यान से, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं एफएस बोलूंगा, ठीक है, कि अबाउट वेदर द एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहले इतना समझो सर, पहले इतना समझो। पहले तो ये जो वर्ड है ना रीजनेबल एश्योरेंस, इसको समझो कि यार इसका मतलब क्या है रीजनेबल एश्योरेंस। इसमें भी 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक है रीजनेबल, एक है एश्योरेंस, ठीक। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? खुद अपनी अंतरात्मा से पूछो यार कि एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तुम्हारे पास खुद के पास इसका आंसर है, मैं तो बता ही दूंगा। चलो मैं ही बता देता हूँ यार, तुम पॉज करके सोच लेना अगर तुम्हें सोचना होगा, ठीक। यार एश्योरेंस का मतलब क्या है? आश्वासन देना किसी को। मेरे भाई मेरी बात सुन, और मेरे भाई मेरी बात सुन, सुन तो, वो तेरे को लाइक करती है क्या? अरे हाँ है, वो तेरे को लाइक करती है। पैसा सच बोल रहा ना भाई, कसम से भाई वो लाइक करती है तेरे को। भाई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है? तुम्हें आश्वासन दे रहा है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें एश्योरेंस दे रहा है कि भाई वो तेरे को लाइक करती है। समझ आ रहा होगा, तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ एश्योरेंस का मतलब। बेसिकली एश्योरेंस का मतलब क्या होगा? एक तरह की किसी को बेसिकली एक तरह का आश्वासन, लाइक मैं एक तरह की गारंटी देना कि भाई मैंने कह दिया ऐसा ही है, मेरी बात मान, मैं श्योर करता हूँ तेरे को, भरोसा रख मेरे पे, मैं तेरे को श्योर करता हूँ कि ऐसा ही है। आई होप एश्योरेंस का तुम लोगों को मतलब तो समझ आया होगा हल्का हल्का कि एश्योरेंस का मतलब क्या है, ठीक। भाई बैठे तुम लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने पापा को जाके कहा कि पापा 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 भी लाइक सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ मैं, बोल क्या बोलना चाहता है। तो भाई तुमने अपने पापा को कहा कि पापा अगर मैं एग्जामिशन लेके आया ऑडिट के एग्ज़ाम में
तो आप मेरे को आईफोन गिफ्ट करोगे? पापा कहते पक्का गिफ्ट करूँगा। पापा कहते पर क्या इंश्योरेंस है इसकी? आप कह रहे हो कि सर पापा मेरे भरोसा रखो, मेरी प्रिपरेशन अच्छी तरह हुई है, मैंने सर की क्लासेस अच्छी तरह अटेंड की हैं, प्रॉपर अच्छी तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई है उन्होंने, रिटर्न प्रैक्टिस भी की है, सब कुछ किया है हमने। अरे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्शन पक्की है इस बार मेरी एग्जाम्शन क्या है, पक्की है। एग्जाम्शन तो हम ऐसे ही ले लेंगे पापा, टेंशन की बात ही नहीं है, अब अपना आईफोन तैयार रखो बस। तुम क्या कर रहे हो अपने पापा को? आश्वासन दे रहे हो, बेसिकली एक तरह की एश्योरेंस दे रहे हो कि पापा मैंने कह दिया ना, भरोसा रखो मेरे पे, एश्योरेंस है। ये बेसिकली तुम्हारी मतलब होती है एश्योरेंस का मतलब। आई होप गाइस तुम लोगों को समझ आया होगा कि एश्योरेंस का मतलब होता क्या है। ठीक, ये अपनी जनरल लैंग्वेज, जनरल बेसिकली तुमको मैंने एश्योरेंस का मतलब समझाया है। ऑडिट की लैंग्वेज में एश्योरेंस का मतलब क्या है, आइए वो भी समझते हैं। और पढ़ते हैं रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब। रीजनेबल एश्योरेंस इज सेपरेट फ्रॉम एब्सोल्यूट इंश्योरेंस। Absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that FS are free from material misstatements. However, reasonable assurance is not a complete guarantee, although it's a high level of assurance, but it is not a complete assurance. अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं देखो, एक तो तुम्हारा आ रहा है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक तुम्हारा आ रहा है बेसिकली ये वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और समझते हैं दोनों वर्ड्स को गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पूरे के पूरे ऑडिट में काम आएगा, राइट। आज की क्लास में टाइम लगा लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज दीज जो तुम्हारे पहला चैप्टर है एक बेस बिल्डिंग चैप्टर है, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है, राइट। आज की क्लास में तुम अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हारे पूरे के पूरे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सीए फाइनल तक काम आएगा ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। और समझते हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझो पहले तो तुम लोग। सर क्या बना दिया आपने? लव ट्रायंगल, यू कैन से। लव ट्रायंगल तो रहने दो, चलो छोड़ो। भाई तुम हो, वो तुम्हारी क्रश है, और ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, राइट। भाई जैसा बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा। अब यार तुम्हारी वो क्रश है सामने वाली, तुम्हारी वो क्रश है भाई, बहुत अच्छी लगती है तुम्हें, ठीक है। जब वो आती है तो कुछ कुछ होता है, सब समझ रहे, ठीक है। बट तुम ये लोग तुम जानना चाहते हो कि यार क्या, जब वो तुम्हें देखती है तो उसके मन में भी कुछ कुछ होता है, नहीं होता? समझ लो इस चीज़ को। तो भाई तुमने क्या किया, अपने बेस्ट फ्रेंड को इस काम पे लगाया, आखिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और किस काम आएगा, इसी काम तो आएगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, राइट। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को काम पे लगा के भाई सुन, पता लगा क्या कि क्या उसके दिल में भी कुछ कुछ होता है मुझको देखकर या नहीं होता। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लग गया काम पे यार, एंड तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने पता लगाया अपने सोर्सेज से क्या किया, बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे पता लगाया, एंड वो तुम्हारे पास आया अल्टीमेटली, और वो तुम्हें कहता भाई गुड न्यूज़ है, भाई गुड न्यूज़ है रे। वो भी तेरे को लाइक करती है। तुम्हारी आंखों में एक खुशी सी छा गई, खुश हो गए तुम लोग भाई। अब बेस्ट फ्रेंड ने कहा तो सही होगा, झूठ थोड़ी ना बोलेगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ने इतनी बड़ी तुम्हें खबर दे दी, इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी, तुम लोग भाई यू आर ऑन द सेवन स्काई। इमेजिन करो, जस्ट ये फीलिंग को इमेजिन करो, यू आर द सेवन स्काई। जो मुझे पता लगा कि यार वो भी तुमको लाइक करती है, उसके भी मन में कुछ कुछ होता है जब वो तुम्हें देखती है। बट मेरे भाई एक बात सुन ले, तेरा बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, इनफैक्ट तुम उससे पूछो कि भाई क्या गारंटी है, तू किस बेसिस पे कह रहा है कि वो मुझे लाइक करती है, प्रूफ क्या है? भैया आखिर सीए के बच्चे हो, ऑडिटर हो, एंड ऑडिटर जो है वो बिना एविडेंस के तो बात ही नहीं करता। क्या सबूत है इसका वो लाइक करती है मेरे को यार? तुमने उससे सबूत मांग लिए, वो बंदा कहता है यार देख मेरी बात सुन, मैंने उसके मुंह से तो नहीं सुना, उसको खुद को कहते तो नहीं सुना ये बातें, बट उसकी फ्रेंड्स बात कर रही थी, उसकी फ्रेंड्स को एक कहते सुना है कि यार वो भी तेरे को लाइक करती है। मैंने उसके मुंह से नहीं सुना यार, उसके मुंह से नहीं सुना,
मैंने इसकी फ्रेंड्स के मुंह से सुना यार कि वो भी तेरे को लाइक करती है। अब तुम लोग मेरी बात सुनो, अब वो जो बेस्ट फ्रेंड उसकी एश्योरेंस दे रहा है, उसका बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें एश्योरेंस दे रहा है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, देखो उसकी एश्योरेंस यहाँ पे क्या हुई, रीजनेबल एश्योरेंस हुई। उसकी एश्योरेंस क्या हुई, रीजनेबल एश्योरेंस हुई। तुम यहाँ पे उसकी जो एश्योरेंस है भाई मेरे, वो एब्सोल्यूट नहीं है। सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% करेक्ट, गारंटी दे रहा हूँ तेरे को मैं 100% की जो कह रहा हूँ वैसा ही है। बट रीजनेबल एश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। Wherever on the other hand, absolute assurance is complete assurance. It is a 100% गारंटी कि मैं मेरे को शो करता हूँ ऐसा ही है। अब तुम्हारा फ्रेंड क्या कह रहा है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या कह रहा है कि भाई देख मैंने उसके मुंह से नहीं सुना तेरे बारे में कुछ, बट उसकी जो सहेलियां हैं वो बात कर रही थी कि यार वो भी उसको लाइक करती है। तो यहाँ पे जो एश्योरेंस का लेवल है वो क्या हो गया, रीजनेबल एश्योरेंस हो गया। इट इज़ नॉट अ 100% इंश्योरेंस। तो सर 100% कब होगा, तुम खुद ही भाई समझदार हो मेरे से इस चीज़ में। तो यार एब्सोल्यूट एश्योरेंस कब होगा, जब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी क्रश को ही कहते सुना है, उसके मुंह से ही सुन लिया कि यार मैं भी उसको लाइक करती हूँ, मैं भी उसको लाइक करती हूँ यार, जब उसको मैं देखती हूँ तो मेरे मन में भी कुछ 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 होता है। इन दैट केस इट विल बी 100% एश्योरेंस, इट विल बी एब्सोल्यूट एश्योरेंस। समझो डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कि जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो एश्योरेंस जरूर है, इट इज़ एन एश्योरेंस, बट इट इज़ नॉट अ फुल गारंटी कि जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा। इट इज़ नॉट अ फुल गारंटी, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। इट इज़ अ रीजनेबल एश्योरेंस कि हाँ यार देख जितना हमें पता किया, जितना हमने अपने सोर्सेज से पता किया है उस हिसाब से तेरी बात सही है, वो भी तेरे पीछे है, वो भी लाइक करती है तेरे को, वो रीजनेबल एश्योरेंस हो गई। बट 100% नहीं हुई। 100% कब होगी यार, जब उसने खुद को उसको तुम्हारी क्रश को खुद को कहते सुने। दैट विल बी एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दैट विल बी 100% एश्योरेंस, दैट विल बी अ कंप्लीट एश्योरेंस की गारंटी है भाई, अपन खुद सुन के आया रे। आई होप समझ आया होगा कि रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तभी भाई मेरे यहाँ पे लिखा है कि जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस है, इट इज़ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। क्योंकि कंप्लीट एश्योरेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कंप्लीट एश्योरेंस, बट रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। मतलब 100% से कम, 100% से कम, नॉट 100%। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होगी सर, 100% एश्योरेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ या ना भाई, कुछ तो बोलो। जहाँ जहाँ अपने घर पे बैठ के देख रहे हो लेक्चर, वहीं पे बोलो कि हाँ समझ आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत एग्जांपल्स हैं बॉस अपन के पास। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बट ज़रूरी है। अब समझो ऑडिट के एंगल से, अब समझो ऑडिट के एंगल से, राइट। तुम्हारा क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, ऐसे 200 क्या कह रहा है, टू obtain reasonable assurance about whether the FSR as a whole are free from material misstatement. अब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है सर, आओ इसको भी समझें कि क्या है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। रादर पहले समझो कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय मिसस्टेटमेंट। देखो आगे अपने जो आने वाले चैप्टर्स हैं, रिस्क असेसमेंट हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्पेसिफिक वर्ड को, मिसस्टेटमेंट को बहुत डीप डाइव करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर है तुम्हारा इसके ऊपर, मिसस्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। बट जितना भी रेलेवेंट है फॉर द टाइमिंग मैं उतना तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले क्लासेस में बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। यार देखो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल सरल भाषा में कहूँ, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है, जैसा है वैसा हो गया। मिस स्टेटमेंट, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। सर एग्जांपल देता हूं, तुमने क्या किया, कैश सेल्स की सामान बेचा कैश में, क्या एंट्री डालोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जनरल एंट्री क्या डालोगे, जल्दी 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 जल्दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बात क्या बात। सेल्स तुमने कितने की थी यार,
10,000 की, लेट्स सपोज रुपीज़, ठीक। एक्चुअल में जो तुम्हारी सेल्स है वो कितने की हुई है, 10,000 की तुमने एक्चुअल में सेल्स की है। बट जब तुम बुक्स में एंट्री डालने लगे तो अकाउंटेंट से क्या किया, एक जीरो, 2 जीरो इनफैक्ट ज़्यादा डल गए, एक जीरो एक्स्ट्रा डल गया, सच एक जीरो एक्स्ट्रा डल गया। 1 लाख बनाना है हमने, भाई हुआ क्या, सेल्स ही 10,000 की, तुमने 10,000 की सेल्स की, बट जब एंट्री बुक्स में होने लगी तो गलती से अकाउंटेंट से क्या हो गया, एक जीरो एक्स्ट्रा डल गया, ठीक है। उसने क्या किया, सेल्स कितने की बुक कर दी, 1 लाख रुपीज़ की, होने कितने की चाहिए थी, 10,000 की। तो जैसा होना चाहिए था क्या वैसा हुआ, आंसर इज नो। सर होना चाहिए था 10,000, हो 1 लाख गया, तो दिस इज अ मिसस्टेटमेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये अकेली मिसस्टेटमेंट नहीं है, मिसस्टेटमेंट की अलग अलग टाइप्स होती हैं, मैं और भी डिस्कस करूंगा आप थोड़ी अभी एक दो, ठीक है। बाकी हम अलग अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मिसस्टेटमेंट ये एक ऐसा मत समझने कि इसी को मिसस्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर अमाउंट गलत एंटर होगी तो यही मिसस्टेटमेंट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट, ठीक है। बेसिकली बिकॉज मिसस्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है, उसमें काफ़ी कुछ आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक ये समझ आया होगा। भाई तुमने अपने बिजनेस के लिए क्या किया, आईपैड परचेज किया, लेट्स सपोज 1 लाख का। तुमने अपने बिजनेस के लिए क्या परचेज किया, आईपैड परचेज किया सर, ठीक है। बट तुमने क्या किया, देखो आईपैड परचेज करना क्या है, तुम्हारा एसेट है, तुम्हारा फिक्स एसेट है, तुम्हारे बिजनेस में काम आएगा, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मानते हो इतनी तो मेरी बात, बिल्कुल मानते हैं सर, ए स्टैंड पढ़ के आया पीपीई, राइट। बट अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट को पता ही नहीं था कि ये कैपेक्स ओपेक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, एक्सपेंस में 1 लाख रुपीज़ का। भाई होना क्या चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटलाइज होना चाहिए था बैलेंस शीट में। बट तुम्हारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, उसने क्या किया, इसको पीएनएल में डाल दिया। तो गलती होगी है सर, जैसा होना चाहिए था क्या वैसा हुआ, आंसर इज नो। तो ये भी क्या होगी तुम्हारी मिस स्टेटमेंट, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी जो टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट हम अपने फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, राइट। मैं तुमको बेसिकली एक आइडिया दे दिया कि जो भी एरर हुआ है, जो भी तुम्हारी अकाउंटिंग करते हुए तुम्हारा एरर हो गया, ठीक है, होना इस तरह चाहिए था। कुछ भी एरर हो सकता है, चाहे अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हो, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चाहे अमाउंट गलत एंटर कर दी, ठीक है, या डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा होना चाहिए था अगर वैसा नहीं हुआ, दैट इज़ नोन एज मिसस्टेटमेंट। डिटेल में हम अपने अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अब मेरी तुम लोग एक बात सुनो, अब बात होती है मटेरियल वर्ड की, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है जी, सॉरी, जो हमारी डेफिनेशन है वो किस चीज़ की बात करती है यार, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, अकेली मिसस्टेटमेंट की बात नहीं करती। मिसस्टेटमेंट तुम लोगों को मैंने समझा दिया, ठीक। अब मटेरियल वर्ड का मतलब क्या है, सिंपल सा जरिया, एक सिंपल भाषा में समझाऊँ, मटेरियल का मतलब क्या है, विच विल अफेक्ट डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ एफएस। मतलब भाई मटेरियल किसको बोलोगे, मिसस्टेटमेंट हुई है, हमने मान लिया। मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस अमाउंट को बोलोगे, उस फिगर को बोलोगे, उस गलती को बोलोगे जिसकी वजह से, उस गलती को बोलोगे भाई, इस मिस्टेक को बोलोगे जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनका डिसीजन तक इम्पैक्ट हो जाए, उनका डिसीजन तक इम्पैक्ट हो जाए। मतलब सर एक कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ लिमिटेड, राइट। इनकी जो टर्नओवर है वो कितनी है, 10,000 करोड़। XYZ लिमिटेड की टर्नओवर कितनी है सर एक फाइनेंशियल ईयर में, 10,000 करोड़, 10,000 CR की भाई सेल है इनकी। क्या बात है सर, बहुत ही ज़बरदस्त। 10,000 CR की टर्नओवर है, इनके अकाउंटेंट से क्या गलती होगी, लेट्स सपोज इनके अकाउंटेंट ने सेल कितने की थी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का इसने एक अकाउंटेंट ने एक सेल की, एक इन्वॉइस रेज किया, ठीक है, ओके। बट उसने जब बुक करते हुए क्या किया, जब उसने एंट्री की, जब बुक्स में एंट्री होने लगी, एंट्री की बुक्स में, फिर सेल कितने की बुक हो गई, 10,000 की, एक जीरो कम लग गया। तुम खुद सोचो यार, माना ये गलती है, माना इट इज़ अ मिसस्टेटमेंट,
क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? तुम कुछ सोचो यार कि क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? आंसर इज नो। सर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हुई। एक 10,000 करोड़ वाली कंपनी को भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर 90,000 से उसकी सेल कम बुक होगी? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम अपना रामबाण उठाओ, ब्रह्मास्त्र उठाओ अपना, दैट इज कैलकुलेटर, तुम कुछ सोचो अपने 1 लाख के ऊपर तो परसेंटेज निकालो 10,000 करोड़ की, कितनी आएगी? तो 0.0 उसमें आ रही है अपनी, 0.00 समथिंग आ रही है भाई परसेंटेज भी। क्या ये एक्चुअली इम्पैक्ट करेगी? आंसर इज नो। सर अमाउंट बहुत ही कम है, अमाउंट मटीरियल नहीं है। अब आई थिंक तुम लोगों को समझ आ रहा होगा मतलब मेटिलिटी का मतलब होता क्या है, समझ आ गया? वहीं अगर दूसरी ओर क्या होता भाई, सेल उस बंदे ने की कितने की है? 1 लाख रुपए की, ठीक है, उसने गलती से बुक कितना कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में? 10 करोड़। ओ तेरी दी, दिस इज मटीरियल। भाई 1 लाख रुपए की सेल हुई है बट बुक कितने की कर दी? 10 करोड़ की। तो इट कैन बी, यू कैन सेट दैट दिस इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कहाँ 1 लाख, कहाँ 10 करोड़? ये तो भाई ज़्यादा ही जीरोज एंटर कर दी उसने फालतू की। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा कि यार मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है और मिसस्टेटमेंट क्या होती है। बिकॉज अगर देखो जो हमारी पहले एग्जांपल थी, एक 1 लाख रुपीज़ एंड 10,000 वाली, उसमें यार कोई अमाउंट इतनी मटीरियल नहीं है। एक 10,000 सीआर वाली कंपनी के लिए यार 1 लाख रुपये को मायने नहीं रखता। समझ पा रहे हो? आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि यार मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है क्या। ज़्यादा डीप में डिस्कस इसको हम करेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुम्हारे फर्दर जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं, रिस्क असेसमेंट हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक है तुम्हारा उसमें। मैं तो ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहा फॉर द टाइमिंग, क्योंकि देखो सेम चीज़ वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। जितना रेलिवेंट है मैंने उस अकॉर्डिंगली तुम्हें अब बता दिया। अब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम वापस से वहीं पे आ गए। टू टेक रीजनल एश्योरेंस अबाउट वेदर द एफएस आर एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कोई सीधी सी बात हो, एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर सुन, तेरे को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। तू रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर, आश्वासन ऑब्टेन कर, एक अपने मन में एक कॉन्फिडेंस रख कि क्या जो एफएस हैं वो एज अ होल, कि जितनी भी पूरी की पूरी एफएस हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सो की, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मतलब सो की, तुम सी फाइनल में पढ़ोगे, जो भी अपने नोट्स टू अकाउंट्स होगी, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एज अ होल, पूरी की पूरी एफएस क्या फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ आ गया कि भी इस तरह की कोई गलती तो नहीं है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मटेरियल हो, जो डिसीजन इम्पैक्ट कर दे यूजर्स का। अब जाहिर सी बात है, सेल बुक करनी थी 1 लाख रुपए की, तुम कर रहे हो 10 करोड़ की सेल, या सेल बुक करनी थी 10 लाख रुपए की, तुम कर रहे हो उस सेल को 100 करोड़ की बुक। ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर्स, ठीक है ना। बहुत बड़ी अमाउंट से तुमने मिसस्टेटमेंट कर दी। सो क्या इस तरह की कोई गलती तो नहीं है हमारी एफएस में? तू रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर, तो आश्वासन दे, ठीक। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, चाहे ड्यू टू फ्रॉड हो मिसस्टेटमेंट, चाहे ड्यू टू एरर हो। मतलब एक तो भाई है कि अकाउंटेंट ने गलती से एंटर कर दिया, लाइक अकाउंटेंट ने सेल एंटर करनी थी 10,000 रुपये की, ठीक है, गलती से उसका सर 2 जीरो एक्स्ट्रा डल गई, 10 लाख की सेल एंटर कर दी उसने गलती से सर, बाय मिस्टेक सर। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक बेटा, ठीक। वेदर ड्यू टू एरर, ठीक है, या ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू टू फ्रॉड सर, फ्रॉडी सेल 10,000 की थी, ये उसको भी पता है अकाउंटेंट को, बट इंटेंशनली फिगर्स को विंडो ड्रेस करने के लिए, फिगर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए सर, उसने क्या किया, उस 10,000 की सेल्स को 10 लाख रुपीज़ दिखा दिया बुक्स में, ड्यू टू फ्रॉड, क्योंकि वो फ्रॉड करना चाहते हैं सर। समझ रहे हो? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, आई होप तुम लोगों को मतलब समझ आएगा कि ड्यू टू फ्रॉड और एरर का मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। एरर मतलब गलती से मिस्टेक होगी, यही उम्र है। फ्रॉड मतलब इंटेंशनली, उम्र कुछ नहीं है, तुम जानबूझ के कर रहे हो ये गलतियां। thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the FS are prepared in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework
जिसको मैं आने वाले क्लासेस में और भी क्या बोलूँगा, FRF, विच मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल FRF हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि ताकि ऑडिटर क्या करे, क्यों ऑडिटर को चेक करना है, ताकि वो एक ओपिनियन दे सके। हमने पढ़ा है कि एंड में ऑडिटर क्या करता है, कंक्लूजन निकालता है कि वेदर द FS जो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ऑपरेशंस का नहीं दे रही। ठीक है, अब एसेट टूनर के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, कि यार क्या वेदर जो FS हैं, जो हमने FS प्रिपेयर किए हैं, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एक्सेट्रा, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, क्या वो इन ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट्स, मटेरियल का तुम लोग मतलब समझ गए हो फॉर अ टाइम बिंग? जी हाँ सर समझ गए हैं। इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल FRF का मतलब क्या है? means a framework adopted in preparation and presentation of financial statements that is acceptable in the view of nature of entity and the objective of financial statements or that is required by law or regulation। कुल मिला के सारी फालतू की बातें हैं, जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर फोकस करो। मीन्स अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस यहाँ तक समझो इस बात को। भाई बेसिकली FRF होता क्या है, एप्लीकेबल FRF होता क्या है यार, किसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? भाई वो सेट ऑफ रूल्स, वो सेट ऑफ गाइडेंस जिसके बेसिस पे तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, जो तुम्हें गाइड करती हैं कि यार हाँ इस तरह तुमने P&L बनाना है, इस तरह तुमने बैलेंस शीट बनानी है, इस तरह तुमने कैश फ्लो बनानी है। वो सेट ऑफ रूल्स, वो सेट ऑफ गाइडेंस, वो फ्रेमवर्क अकाउंटिंग का, जिसके बेसिस पे तुम लोग क्या कर रहे हो, अपनी अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो। बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल शेड्यूल 3, तुम्हारा शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का, जिससे तुम सबसे ज़्यादा लिंक कर पाओगे, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का। अब भाई मेरी बात सुनो, शेड्यूल 3 जो तुम कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनीज की, बैलेंस शीट एज ऑन दिस, पहले ऊपर आ जाती है अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ठीक है, उसमें भी क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है, फिर क्या आती हैं इसमें अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, या वो आते मनी के शेयर वारंट्स करके आता है अपना, फिर करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, उसमें फर्दर फिर आती है अदर करंट लायबिलिटीज़ वगैरह, एक पूरा स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद एसेट्स आएंगे, एसेट्स में भी क्या आएंगे, सबसे पहले PP आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पूरा स्ट्रक्चर है तुम्हारा शेड्यूल 3 का। याद रहा कि नहीं आ रहा? तुम लोग तो अभी पढ़ के आए हो यार, मेरे को तो पता नहीं, लाइक अभी हो गए 1-2 साल हो गए मेरे को तो पढ़े हुए शेड्यूल 3 को, तुम लोग तो अभी पढ़ के आए हो जस्ट रिसेंटली। याद है ऐसे ही P&L, पहले रेवेन्यू आएगा, फिर अदर इनकम, पहले रेवेन्यू आएगा, ठीक है, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, फिर उसमें अदर इनकम आएगी, फिर एक्सपेंसेस आएंगे। याद है भाई? ये कौन कहता है शेड्यूल 3? तुम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, P&L प्रिपेयर करते हो कंपनीज का, वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो? शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी को क्या बोलते हैं सर? हम FRF बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वही तो है फ्रेमवर्क, और क्या है? उसी को तो बोलते हैं FRF। कंपनीज के इसमें वही लगता है, लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि जो तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करोगे, ठीक है, तुम जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से करोगे, वही होगा कंपनी के केस में एप्लीकेबल FRF। उसी को बोल देते हैं हम क्या, एप्लीकेबल FRF, कि यार कंपनी के केस में एप्लीकेबल FRF क्या है, शेड्यूल 3 है। आई होप समझ आया होगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था डिस्कस करने वाला, ठीक, बस और कुछ नहीं है। तो भाई ये भैया यही ऑडिटर ने इंश्योर करना है कि यार अब तूने ऑडिटर चेक तो सारा कुछ कर लिया, तूने सारी एंट्रीज चेक कर ली, अकाउंटिंग चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, एक ये भी बता दिया, ओपिनियन देते हो ये भी देख लियो कि यार जो FS प्रिपेयर करने हैं हम, क्या वो इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल FRF हैं या नहीं है, कि जिस तरह शेड्यूल 3 कहता है हमें प्रिपेयर करनी है इन केस ऑफ कंपनीज, क्या वाकई उसी तरह FS प्रिपेयर किए हैं तुम्हारे क्लाइंट ने या नहीं किए। ये तुम्हारा हो गया पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का। 44 मिनट्स हो चुके हैं एंड इसके ऊपर तुम लोग देखो, लाइक आई हैव स्पेंट सब्सटेंशियल टाइम एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में यार इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकता मैं, इनफैक्ट सारी दे दी, छोड़ा ही क्या है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, राइट। आई होप समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, टू रिपोर्ट ऑन द FS एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज इन अकॉर्डिंग विद ऑडिटर फाइंडिंग। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली जो ऑडिट जो तुम ऑडिट करोगे तुम्हारी ऑडिट में फाइंडिंग्स निकलेंगी। फाइंडिंग माने तो गलतियाँ तुम्हारे, जो तुमने ऑब्जर्व किया, जो तुमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, अच्छा ये होना, ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए था, तुम्हारी फाइंडिंग्स जो तुमने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बहुत पूरा बैच पड़ा है बॉस डिस्कस करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा, राइट। तुम क्या करोगे उसको सॉरी तुम उसको क्या करोगे, रिपोर्ट कर दोगे, रिपोर्टिंग कर दोगे उसकी, एंड कम्युनिकेट कर दोगे एज रिक्वायर्ड बाय एसेज। बात खत्म।
जो भी तुम्हारी कंक्लूजन होंगे तुम मैनेजर को क्या मैनेजमेंट को क्या कर दोगे, रिपोर्ट कर दोगे कि जी ये हमारी ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं एंड ये हमारा कंक्लूजन है कि वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू है, वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो इन ऑल द मटीरियल एस्पेक्ट्स प्रिपेयर हुई हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट। ये तुम मैनेजमेंट को अपना रिपोर्ट में बता दोगे कंक्लूजन की फॉर्म में। आई होप क्लियर हुआ होगा, दोनों के दोनों पॉइंट्स समझ भी आया होगा। ठीक गाइस, पता है क्या, देखो तुम्हारे लिए ऑडिट जो सब्जेक्ट है बहुत नया है। तुम लोगों ने अभी आर्टिकलशिप में जब तुम सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ोगे ना तो तुम्हें कंफर्ट मिलेगा। क्यों? बिकॉज तुम आर्टिकलशिप में ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, जो भी बच्चा ऑडिट में जाएगा, ठीक है, ऑडिट डोमेन चूज़ करेगा अपनी आर्टिकलशिप में, उसको एक तरह का कंफर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्ट होगा। क्यों? बिकॉज जो लिखा हुआ है बुक्स में वो बच्चा उस चीज़ को फील कर पा रहा है, राइट। बट इंटर लेवल पे क्या होता है, तुम सीए फाउंडेशन करके आए हो एंड तुम्हें अभी कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। यू नॉट नो कि इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुमने आज तक कुछ भी नहीं इस तरह का प्रैक्टिकल सिनेरियो देखा, ठीक है। बट स्टिल गाइज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके समझा सकूँ। एंड ऐसे ही करेंगे हम पूरी की पूरी जो अपना बैच ऑडिट का बहुत चैप्टर्स करने हैं, जितना मेरा एक्सपोजर ऑडिट का सब तुम्हारे आगे सामने ला के रख दूंगा यार, ताकि तुम्हें इस तरह का बिल्कुल फील ना हो कि यार हम ऑडिट कर नहीं रहे। बस एक चीज़, मेरी एक बात मान लेना, एक रिक्वेस्ट है यार, कि जब तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेरे साथ ऑडिट का, अपने मन में पिक्चर एक इमेजिनेशन करनी स्टार्ट कर देना। ब्लैंक मत बैठे रहना कि सर बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं ना, तो तुम्हें बोरिंग लगने लग जाएगा एक टाइम पे आके, क्योंकि तुम्हें अभी फील नहीं किया ऑडिट को, राइट। बट अगर तुम अपने जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने मन में इमेजिनेशन करोगे, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम ऑडिट पे गए हो अपने फ्रेंड के साथ, ऐसा हो रहा है, क्लाइंट ने तुम्हें ऐसा कहा, तो अपने आपको इमेजिन करना स्टार्ट करो ऑडिट में कि हाँ यार हम गए हैं ऑडिट के करने, हमने क्लाइंट से ये रिपोर्ट मांगी, क्लाइंट ने नहीं दी, तो ऐसा हुआ। अगर तुम इस चीज़ को भाई अपने मन में क्या करोगे, इमेजिनेशन करनी स्टार्ट करोगे, एक बेसिकली विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे रादर आई वुड से, ठीक, तो तुम्हें बहुत 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 मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट में। दैट आई रियली मैं एश्योर कर रहा हूँ तुम्हें, दैट आई रियली एब्सोल्यूट एश्योर मैं तुम्हें रीजनल एश्योरेंस नहीं दे रहा बॉस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूँ इस चीज़ की। विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, स्टार्ट विजुअलाइजिंग, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा। अब तुम्हारा एसए 200 राइट क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया, रीजनल एश्योरेंस को बहुत डिटेल में ये हमने डिस्कस कर लिया है, एफआरएफ क्या होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी बेसिकली डायग्राम है, तुम्हारे बहुत काम आएगी कि यार ऑडिटर करता क्या है। ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, प्रोसीजर लगा के वो क्या करेगा, एविडेंस को गैदर करेगा, सबूत इकट्ठे करेगा, उन सबूतों के आधार पे, उन एविडेंस के आधार पे वो क्या करेगा, कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि ऐसा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल के आएंगे वो क्या कर देगा, अपना ओपिनियन फॉर्म कर देगा कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस है या नहीं है, बात खत्म। एक बेसिकली फ्लो चार्ट है तुम्हारा ऑडिट का, ठीक। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर इसको लिंक करना चाहो तुम लोग अपने सीआईडी वाले या जो अपने पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्रद्युमन साहब, अभिजीत अपने प्रोसीजर लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक टीम उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, खुद वो सब इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपना देखते हैं, जाके अपनी पूछताछ करते हैं, उनकी सब डिटेल्स चेक करते हैं, प्रोसीजर लगाते हैं जो भी हैं पुलिस के, ठीक है। उसके बेसिस पे उनको क्या मिलता है, एविडेंस, सबूत इकट्ठा करते हैं वो, इसके ऊपर उसकी फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं हमें, इसके ऊपर उसका हमें ब्लड स्टेन मिला है, सबूत इकट्ठा करते हैं। उन बेसिस के आधार पे वो, उन एविडेंस के आधार पे वो क्या करते हैं सर, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अच्छा है उसकी उंगलियों के निशान मिले हैं, उसका डीएनए सैंपल मैच हुआ है, तो वही हमारा क्या है, मर्डर है, उसी ने खून किया है। कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वही सब कुछ है भाई, सिंपल अगर मैं भाषा में कहूँ। आई होप अब तो समझ आ गया वगैरह, अब तो तुम्हारी भाषा में समझा दिया, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वाई रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट। ओ हो सर, आप कब के बार बार कह रहे हो कि रीजनेबल एश्योरेंस, बट सर क्यों हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते क्लाइंट को, क्यों हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते सर क्लाइंट को, वाई, व्हाट इज द रीजन। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सर ये क्यों नहीं लिख सकते कि यार हमने चेक कर लिया एंड वी एब्सोल्युटली एश्योर यू, हम गारंटी देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं मिलेगी तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर ग्रॉस प्रॉफिट तेरा है 100 CR का तो 100 CR का ही है।
अगर तेरी बुक्स में स्टॉक अपना अपना 200 करोड़ का आ रहा है तो 200 करोड़ का स्टॉक ही है, हम गारंटी देते हैं यार। सर बट हम क्यों नहीं दे सकते गारंटी? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। स्वागत है आप सभी का इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में। आइए देखते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ए चैप्टर। ठीक सर, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट वो क्या लिमिटेशंस हैं, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में क्या कहना चाह रही है भाई? तुम्हारे पास लेट्स सपोज सेल रजिस्टर है जिसमें तुम्हारी 1000 CR की सेल हुई है। 1000 CR की भाई तुम्हारी सेल्स है, लेट्स सपोज, राइट, लेट्स सपोज। ठीक, एंड सेल्स को करने के लिए भाई क्या है, 1 लाख इन्वॉइसेज इशू हुए हैं टोटल। लाइक 1000 CR की सेल है एंड 1 लाख इन्वॉइसेज क्या है, इशू किए हैं तुम्हारी क्लाइंट ने, जिनकी वैल्यू क्या बनती है टोटल 1000 CR। ठीक, तुम ऑडिट करने गए, तुम सेल्स का ऑडिट कर रहे हो कि भाई सेल्स वाकई 1000 CR की है नहीं है, तुम चेक कर रहे हो सेल्स को। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, तुम क्या 1 लाख के 1 लाख इन्वॉइसेज चेक कर लोगे? प्रैक्टिकली फील करके देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या तुम 1 लाख के 1 लाख इन्वॉइसेज का चेक कर लोगे अच्छी तरह? 1 लाख इन्वॉइसेज हैं, 1 लाख, 1000 नहीं है बॉस, 1 लाख इन्वॉइसेज हैं, क्या चेक कर लोगे? सर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा सर, इनफैक्ट चेक करते करते थक भी जाएंगे सर। अगर सोचा भी मन में कि सर चेक करते हैं तो बहुत थक जाएंगे सर, पता नहीं कि महीनों ही लग जाएंगे सर 1 लाख इन्वॉइसेज को चेक करने के लिए अच्छी तरह। चेक करना मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वॉइस देखा, वैल्यू मैच की, आगे बढ़ गए, ना जी ना। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा वाउचिंग वेरिफिकेशन करते कैसे हैं प्रैक्टिकली, एक ही इन्वॉइस को किस तरह चेक करते हैं अच्छी तरह से। चेक करना है डिटेल में, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। आप 1 लाख इन्वॉइसेज चेक नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट फिजिबल। तो तुम क्या करोगे, सैंपल निकालोगे। सिंपल निकालेगा रे तू, मतलब ये इतने सारे तुम्हारे इन्वॉइसेज हैं, ये जो बंदे दिख रहे हैं सभी इन्वॉइसेज हैं तुम्हारे। तुम क्या करोगे, सैंपल निकालोगे। तुम क्या करोगे, लेट्स सपोज 10 इन्वॉइसेज हैं, तुमने 10 इन्वॉइसेज से क्या किया, 3 इन्वॉइसेज निकाल लिए जो तुमने चेक कर लिए। तुम उन 3 इन्वॉइसेज को चेक करोगे और अपना डिसीजन उसके ऊपर दे दोगे। बिकॉज यार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम 100% इन्वॉइसेज को चेक कर लो, 100% तुम अपनी पूरी वेरिफिकेशन कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल, फिजिबल ही नहीं है यार। प्रैक्टिकली सोच के देखो, 1 लाख इन्वॉइसेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस। तो हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, तुम्हारा ऐसे होता है 530 ऑडिट सैम्पलिंग का, अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा, वहाँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम सैंपल निकालते हैं। बट फॉर द टाइमिंग ये देखो, तुम खुद सोच के देखो यार, मैं तो विजुलाइज करो। तुम ऑडिट पे गए हो, क्लाइंट ने 1 लाख फाइलें रख दी, 1 लाख इन्वॉइसेज रख दी तुम्हारे सामने, पता नहीं कितनी फाइलों में आएंगे पहली बात तो 1 लाख इन्वॉइसेज। तुम और तुम्हारा दोस्त बंटी करने गए ऑडिट, थक जाओगे यही कुछ करते हुए, तो नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। ये तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, नेचर है ऑडिट प्रोसीजर्स की। एंड जब तुम पूरे के पूरे इन्वॉइसेज चेक ही नहीं कर रहे, जब तुम पूरी की पूरी बेसिकली वाचिंग ही नहीं कर रहे, वाचिंग मतलब चेकिंग ऑफ इन्वॉइसेज, ठीक है, वेरीफाई नहीं कर रहे, तब तुम भाई, तो तुम कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दोगे? तो मेरे भाई तुम कैसे 100% एश्योरेंस दे दोगे कि हाँ जी 1000 करोड़ की सेल 1000 करोड़ की है, ठीक है जी, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आई होप समझ आया होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑडिटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तुम अपने मित्र बंटी के साथ ऑडिट करने गए, ठीक है, एंड तुमने क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली तुम सोच रहे हो कि यार हाँ आज हम परचेज को चेक करेंगे, आज हम परचेज रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है। तुमने क्लाइंट से परचेज रजिस्टर मांग लिया, तुमने क्लाइंट से परचेज रजिस्टर मांग लिया। क्लाइंट ने क्या किया, 12 महीने होते हैं अपने एक फाइनेंशियल ईयर में, क्लाइंट ने क्या किया, तुम्हें 10 महीनों का परचेज रजिस्टर जो है वो दे दिया, पर 2 महीनों का उसने परचेज रजिस्टर तुम्हें नहीं दिया। तुम बार बार उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रहे हो, सर दे दो चेक करना है, सर दे दो चेक करना है। वो बहाने मारी जा रहे हैं, सर अभी लड़का छुट्टी पे है सर, जो वो देखता है परचेज वाला, कल निकाल देगा सर फाइल यहाँ की, ठीक है सर, कल तक वेट कर लो सर, चाय लो ना, ठंडी हो रही है, हाँ ठीक है, कल आ गया सर वो फाइलें, सर वो तो 1 हफ्ता नहीं आएगा सर, बीमार हो गया। अरे सर क्या बताएं, अरे सर बीमार हो गया सर वो। बेसिकली क्लाइंट तुम्हारा क्या करे, डेफर करता जा रहा है, बहाने मारता जा रहा है कि यार वो दे ही नहीं रहा तुम्हें। परचेज रजिस्टर छोड़ो, तुमने कोई एक्सपेंस का वाउच करना है, तुमने एक्सपेंस को वाउच करना है किसी को, तुम कह रहे हो कि मेरे को जी इस एक्सपेंस की डिटेल दे दो। लेट्स सपोज इंश्योरेंस है, तुम्हारे क्लाइंट ने क्या किया हुआ है
अपने फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तुम 1 लाख रुपये का, तुम उस 1 लाख रुपये का क्या करो, डिटेल्स मांग, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें देने को नहीं आ रहा इन्फॉर्मेशन, फिर बहाने मार रहे हैं, ओ सर हार्ड कॉपी नहीं है जी, सॉफ्ट कॉपी है, वो भी देखनी पड़ेगी कहाँ पे है, ढूंढनी पड़ेगी सर, ढूंढनी पड़ेगी, लड़का सर फ्री नहीं है, 2-3 दिन में दे देते हैं। बेसिकली भाई प्रैक्टिकली यही होता है, जब तुम ऑडिट करने जाओगे आर्टिकलशिप में, यू विल डेली रियलाइज कि यार वाकई क्लाइंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ऑडिटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तुम मांगते रहते हो, ठीक है, कि मैनेजमेंट मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दे और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, बट मैनेजमेंट नहीं देती। अब जब तक तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही पूरी आती, तुम्हारे पास डिटेल्स ही नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है रे, तब तुम कैसे चेक कर लोगे? जब तक चेक नहीं करते पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, तो क्या तुम 100% इंश्योरेंस दे पाओगे? आंसर बोलो नो। जब पूरी की पूरी फाइल्स ही नहीं है तो इंश्योरेंस कैसे दे देंगे यार कंप्लीट? क्लियर होगा ये वाला पॉइंट भी। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड एंड डिसेप्शन, ध्यान से देखो इस इंसान को, ये है हमारा भोला भाला, दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करता हूँ, ध्यान से देखो इस शख्स को, ये है हमारा ऑडिटर, भोला भाला सा ऑडिटर, ये है वो मैनेजमेंट ऑडिटर के सामने तो भाई ये वाला अपना चेहरा रखती है, हाँ जी हम अच्छी मैनेजमेंट है, बड़े सही हैं जी, हम कोई गलत काम नहीं करते जी, पर उसके पीछे एक काली काली आंखें देखो, ये काली काली आंखें तुम्हारे सामने ये देखो, सामने ऑडिटर के कुछ अच्छे बन रहे हैं बट एक्चुअल में वो अच्छे नहीं है, वो खुद ही क्या है भाई, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, खुद ही इन्वॉल्व है फ्रॉड में सर, खुद ही गलत काम कर रहे हैं। एंड जब मैनेजमेंट ही गलत है फ्रॉड के केस में, तो और किससे हम क्या उम्मीद रखें? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहाँ आखिरकार पानी कम था। सर हमें तो मैनेजमेंट ने ही लूट लिया, जिसने हमें अपॉइंट किया आखिरकार वही गलत निकली। समटाइम इट माइट बी पॉसिबल दैट मैनेजमेंट इज डिसऑनेस्ट और इन्वॉल्वड इन फ्रॉड, ठीक है, इन सच केसेस मैनेजमेंट माइट गेट कॉम्प्लेक्स स्कीम्स टू हाइड द ट्रूथ एंड इवन प्रेजेंट फेक डॉक्यूमेंट्स। अब भाई मेरी बात सुनो, जब मैनेजमेंट ही ख़राब है, मैनेजमेंट ही डिसऑनेस्ट है, वही फ्रॉड कर रही है, तुम्हारे आगे उसने बिल ला के रख दिया एक्सपेंस का कि ये बिल है, क्या पता वो बिल फेक हो, क्या पता वो बिल फेक हो, एंड क्या तुम कोई एक्सपर्ट हो? क्या तुमको एक्सपर्ट हो? आंसर इज नो सर, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर हम कोई कैलीग्राफी का एक्सपर्ट नहीं है जो राइटिंग पकड़ के पहचान लें कि फेक इनवॉइस है या कुछ है। सर हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हम ऑडिटर हैं सर, सीए किया हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारा काम ऑडिट करना है, हमें इतना नहीं पता कि इनवॉइस फेक है नहीं है, सीधी सी बात है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर जब मैनेजमेंट इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होती है तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ एन लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन है यार। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ठीक, मैं मेरी बात सुनो, तुम ऑडिट करने के अपने क्लाइंट का, तुम्हारे क्लाइंट के सेल रजिस्टर में एक डेटर आ रहा है, और वो डेटर क्या है? तुम्हारे क्लाइंट का भाई है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, तुमने उस भाई को फ़ोन किया, अब मेरी बात हो क्या रहा है, लाइक तुम्हारा क्लाइंट XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड की बुक्स में क्या आ रहा है सर, लाइक सपोज ABC लिमिटेड का क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 5 CR का, डेटर बैलेंस आ रहा है 5 CR, उनसे पैसे हमने लेने हैं, ठीक। तुमने चेक करना चाहा कि ABC लिमिटेड से क्या एक्चुअल में हमने 5 CR लेने हैं नहीं लेने। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। इसको हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बोलते हैं, कि हम सामने वाली पार्टी से कंफर्म कर लें कि यार आपकी बुक्स में हमारा कितना बैलेंस आ रहा है, हमने तो आपसे 5 करोड़ रुपया लेना है, कि आपकी बुक्स में 5 करोड़ है कि नहीं है, या उससे कम ज़्यादा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यार, ऑडिटर ने क्या किया, कॉल किया सामने वाले बंदे को, एक लेटर लिखा कि आप बैलेंस कंफर्म कर दो, ठीक। अब जब उसका भाई है, ऑब्वियसली भाई है, ठीक है, तो अगर बैलेंस गलत भी होगा तो भाई इन दोनों की मिली भगत है, हंसते हुए चेहरे हैं, इन दोनों की मिली भगत है। तुम्हारा भाई देख, बेसिकली मेरी बात सुनो, वो जो बंदा है ABC लिमिटेड है, वो तुम्हारी है, XYZ की है भाई, वो उसका भाई है, तुम्हारा थोड़ी ना है, तुम्हारा सगा नहीं है, वो उसका सगा है, वो उसका रिलेटेड है, तुम्हारा रिलेटेड नहीं है रे। एंड जब रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उस केस में भाई फ्रॉड के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर कुछ भी कर लें। तुमने सामने वाले को फ़ोन भी किया, हेलो हाँ जी बोलिए,
नहीं, आप कंफर्म कर दीजिए कि 5 करोड़ का बैलेंस आ रहा है। ओ हाँ जी ऑडिटर साहब, 5 करोड़ का बैलेंस ही आ रहा है जी। अरे कोई गाली नहीं है जी, 5 करोड़ का बैलेंस है जी, बड़े अच्छे बंदे हैं जी। तो भाई तुम लोग क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे इस केस में यार, ठीक है। याद रखना लड्डू और उसके बड़े भाई की एग्जांपल, जिंद इलेक्ट्रॉनिक्स की। नॉट इन्वेस्टिगेशन, CID। भाई तुम लोग CID वाले नहीं हो, तुम ऑडिटर हो। तुम किसी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं चले। ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, दैट ऑडिटर विल बी डूइंग इन डेप्थ चेकिंग। बहुत ही अंदर घुस रहा है रे तू, बहुत ही डिटेल में जा रहा है रे तू। ऐसा नहीं करने का रे, कि जब तक हमें सबूत नहीं मिलता हम खून के पीछे पड़े रहेंगे। अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ चाहे हो चाहे ना हो, आप इन डेप्थ चेकिंग नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, बिकॉज यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, यू आर एन ऑडिटर। टाइम एंड कॉस्ट, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा रे बता मेरे को। कब का बैठा रे, हफ्ता हो गया ऑर्डर करते हुए, तेरा ऑर्डर नहीं खत्म हो रहा। ऑर्डर क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकली यू विल डेफिनेटली सी दिस थिंग्स, ठीक है। मेरे को खुद को याद है जब मैं आर्टिकलशिप में अपना ऑडिट करने जाता था, तो देर वर सम क्लाइंट्स जो ऑब्वियसली जो प्रेशर डालते थे मेरे पे, ठीक है। मैं और मेरा टीममेट, हम 3-4 जाने जब होते रहे, प्रॉपर टीम है हमारी, 4 लोगों की टीम है, हम ऑडिट करने गए। मेरे को खुद याद है वो एक ऐसा क्लाइंट था यार कि लाइक वो बहुत प्रेशर डालते थे। सिर्फ 2 दिन हुए हैं उनके क्लाइंट लोकेशन पे हमें आते हुए 2 दिन हुए हैं। दूसरे दिन ही वो भाई शाम को प्रेशर डालने लग जाते थे। पीयूष कब तक कर दोगे ऑडिट यार, पीयूष बता ना यार कब तक कर दोगे कंप्लीट। तू देख ही लिया यार, सारा कुछ ठीक ही तो है, पता ही है तेरे को अपना। जल्दी जल्दी कर दो, हैं बच्चे हो तुम लोग, खाते पीते तुम कुछ हो नहीं, तो फालतू की बातें में लगा के रखेंगे और तुम्हें बार बार प्रेशर डालते रहेंगे। कितना टाइम लगेगा बताओ, कब तक कंप्लीट कर दोगे ऑडिट। क्लाइंट तुम पे अनड्यू प्रेशर डालता है फालतू का, टाइम एंड कॉस्ट। क्योंकि भाई खुद सोचो, ऑडिटर करेगा क्या। ऑडिटर भाई उनकी गलतियाँ निकाल रहा है। ऑडिटर जो है वो क्लाइंट की गलतियाँ निकाल रहा है। तो क्लाइंट को, जो क्लाइंट का अकाउंटेंट है, जो क्लाइंट की फाइनेंस टीम है, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, राइट, उनको ऑब्वियसली ये होता है कि जल्दी जल्दी ये काम करके अपना जाएं। बिकॉज किसी को भी पसंद नहीं है भाई कोई किसी की गलतियाँ निकाले और उनको सुनना पड़े अपने हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कि ये कैसी गलतियाँ निकल रही हैं तुम्हारी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो तुम्हें प्रेशर डाल देंगे जल्दी जल्दी यार, कहीं जितनी देर बैठे रहेंगे उतनी ही गलतियाँ निकलती रहेंगी, तो जल्दी जल्दी यार तुम निकलो जाओ। 7 पॉइंट, नेचर ऑफ FR। अब मेरी बात सुनो, पहले पढ़ते हैं। सिंस FR involves subjective judgments and uncertainties by management, auditors cannot provide absolute assurance that the statements are completely free from material misstatements caused by fraud or error. इस चीज़ में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है जजमेंट की, ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज बाय मैनेजमेंट। अब मेरी बात सुनो यार, डेटर्स आ रहे हैं, तुम्हारे जो क्लाइंट है उसने डेटर्स के ऊपर क्या किया, प्रोविजन बनाई हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पढ़ते आए हो अब तक, ऐसे बिल्कुल पढ़ते आए सर। उसने क्या किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाई हुई है डेटर्स के ऊपर। लेट्स सपोज 5%। और 5% का नंबर कैसे अराइव हुआ, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। वो बहुत सब्जेक्टिव है यार। 5% है, 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, दैट इज़ रियली सब्जेक्टिव। तो वही सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें क्या होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं एंड अनसर्टेनिटीज बाय मैनेजमेंट। एंड वो जजमेंट टोटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम लोग अपनी जो क्लाइंट, जो तुम्हारी मैनेजमेंट है, क्लाइंट है तुम्हारा, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यार तूने 5% क्यों बनाया प्रोविजन, 10% बनेगी। यू कांट क्वेश्चन। वो कह रहे जी हमारी जजमेंट है, इसमें क्या दिक्कत होगी। जजमेंट तो सब्जेक्टिव हो सकती है, आप अपने हिसाब से सोच रहे, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो भाई सीधी सी बात है, ये नेचर ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। स्टॉक लगा लो, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, मतलब जो डेड स्टॉक पड़ा है, जो बिक नहीं रहा सालों से, उसके ऊपर तुम्हारी मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाई हुई है, वो भी वही है। तुम लोग कह रहे हो कि इसको राइट ऑफ कर दो P&L में, ऑडिटर कह रहे हैं कि राइट ऑफ कर दो। ऊपर से तुम्हारा क्लाइंट क्या कह रहा है, तुम्हारे क्लाइंट की जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रही है, ओ ना जी ना, की गल करती तुसी आहू नहीं, पिछले हफ्ते की बात है जी, पिछले हफ्ते की बात है जी, लास्ट वीक की तो इससे कुछ यूनिट से सेल किए हैं हमने, डिमांड है जी, डिमांड है, डेड स्टॉक नहीं है जी। ये क्या कर लोगे तुम लोग, तुम्हारा क्लाइंट मानने को तैयार ही नहीं है डेड स्टॉक है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर, अगेन सब्जेक्टिव मैटर। वो कुछ कह रहा है, तुम कुछ कह रहे, राइट। तीसरा बंदा आएगा वो कुछ कहेगा। लास्ट पॉइंट 8 क्या है, फ्यूचर इवेंट्स। कल किसने देखा, कल हो ना हो, कल हो ना हो। गाने बाद में गाएंगे,
कल किसने देखा यार? तुम लोग आज अपने डिसीजन दे दो, तुम लोग कह दो कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने चेक कर लिया, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दी, 100% ठीक है। कल को कुछ हालात इस तरह के बदल जाए, मार्केट चेंजेस, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ जाए, अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, कल किसने देखा? एंड कुछ गलत हो गया, कल को कुछ दिक्कत आ गई, फ्रॉड निकला है, कुछ हो गया, यू कांट लाइक प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, तो भाई ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं हमारे ऑडिट की, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं सर, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा, मज़ा भी आया होगा एंड समझ डेफिनेटली आया होगा। ठीक है, ऑलरेडी 1 आवर प्लस लेक्चर हो चुका है हमारा, ज़्यादा कवरेज तो नहीं हो पाई, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है यार। बेसिकली हमारा स्कोप रहता है ऑडिट का, ऑडिट स्कोप रहता है हमारा, और ये एश्योरेंस एंगेजमेंट रहता है। एक ये भी कर लो इस लेक्चर में हमारा रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स। एक क्लास इसकी और आएगी हमारी, थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा ये वाला चैप्टर हमारा ऑडिट का। ठीक है, आई विल ट्राई टू रैप अप इन द थर्ड क्लास। ट्राई क्या हो जाएगा रैप अप, डेफिनेटली रैप कर दूंगा, राइट। फिर क्वेश्चन भी कर रहे हैं आगे, ठीक है, उसके लिए अलग क्लास होगी। तो रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स क्या है? अब भाई मेरी बात सुनो, ये एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारी बुक में कि जो ऑडिटिंग है, जो ऑडिट है, उसका जो लिंक है वो रिलेटेड है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। मतलब सर, ऑडिट इज इंटरडिसिप्लिनरी, इट ड्रॉज फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, लॉ, बिहेवियरल साइंस, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड माय फेवरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आपके एफएमई फेवरेट है? हाँ यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो माय फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रादर आई वुड से अमंग जीएसटी ऑडिट, अमंग जीएसटी एंड ऑडिट। ठीक है, कोई जाहिर सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि जो ऑडिटिंग है उसका बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, लिंकिंग है। कैसे लिंकिंग है वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अकाउंटिंग नॉलेज, कोई इसमें अनडाउटेडली दो राय नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तुम्हें यही नहीं पता कि वो ड्राफ्ट कैसे होती है, कैसे जनरल एंट्री पोस्ट होती है, कैसे लेजर में एंट्री पोस्टिंग होती है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, कैसे वो होती है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, पी बनना है, बैलेंस शीट बननी है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या फिक्स्ड एसेट, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या प्रूडेंस, क्या कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, क्या एक्रूअल। और जब तक तेरे को भाई अकाउंटेंसी की नॉलेज ही नहीं है तो क्या ऑडिट करेगा रे तू, क्या ही ऑडिट करेगा रे तू, समझ लो। तो भाई अकाउंटिंग की नॉलेज तो होती है जो बंदा कर रहा है। लीगल नॉलेज, तुमने क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो जो कि कंपनी है, लेट्स सपोज गुच्चू प्राइवेट लिमिटेड, गुच्चू लिमिटेड लगा लो, प्राइवेट भी छोड़ो, बड़ी कंपनी खेलते हैं गेम, गुच्चू लिमिटेड। भाई गुच्चू लिमिटेड क्या है, कंपनी है, उसके ऊपर कंपनी एक्ट लग रहा है एंड वो जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर उनके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, वो जीएसटी चार्ज करते हैं। इनकम टैक्स तो लग रहा है क्योंकि इनकम का हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है, उनकी फैक्ट्री है, 300 वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, लेबर लॉस भी लग रहे हैं सर। अब देखो, एक अकेला गुच्चू कंपनी एक्ट लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है, राइट, लेबर लॉस लग रहे हैं, कितने सारे लॉस लग रहे हैं। ठीक है, एंड जब तक तुम्हें लॉस की नॉलेज ही नहीं है यार, तो तुम लोग किस तरह ऑडिट इफेक्टिवली कर लोगे। सो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड टैक्सेशन लॉज हेल्प ऑडिटर्स इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो लॉस की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज जब तुम ऑडिट कर रहे हो तुम हर चीज़ चेक करते हो। हम आगे डिस्कस करेंगे ऑडिट करते कैसे। तुम्हारे एक चैप्टर है, तुम्हारे एक सिलेबस में एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें बेसिकली ऑडिट करते कैसे हैं वो सब प्रोसीजर्स बताए गए हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा वो चैप्टर तुम लोगों को। ठीक है, बिकॉज तुम जो ऑडिट कर रहे हो ना, तो तुम हर चीज़ चेक करते हो, इनकम टैक्सेशन, इनकम टैक्स के एंगल से, जीएसटी के एंगल से, लेबर लॉज लग रहे हैं तो उसके एंगल से, अगर कोई और लॉ लग रहा है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स उसके एंगल से, कंपनी एक्ट हो गया उसकी प्रोविजंस। ठीक है, यू हैव टू ऑडिट एवरीथिंग, अगर तभी ओपिनियन दे पाओगे ना यार कि ट्रू एंड फेयर भी हुआ नहीं है। ठीक है, बिहेवियरल साइंस, भाई जाहिर सी बात है, ऑडिट जब करोगे तुम लोग तो ऐसा तो है नहीं कि अपने कमरे में बैठे ऑडिट कर रहे हो, नो, तुम्हें बेसिकली कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ऑडिट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कभी क्लाइंट के साथ, कभी क्लाइंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, कभी उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, कभी परचेज डिपार्टमेंट के साथ, कभी सेल डिपार्टमेंट के साथ, कि ये ऐसा सेल का प्रोसीजर होता है मेरे को समझाओ। अच्छा, परचेज का क्या है, पूरा का पूरा फ्लो मेरे को समझाओ। अच्छा, कभी सीएफओ के साथ मीटिंग रख ली ऑडिटर्स ने
कि ये गलतियाँ हैं, कभी फाइनेंस हेड के साथ मीटिंग रख ली। सो ऑडिट क्या है यार, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। डेटा मांगना, क्या करोगे, क्लाइंट से मांगोगे डेटा, चाहे थ्रू ईमेल मांगो चाहे कॉल करो, डेटा भेज दो जी, डेटा भेज दो, प्लीज सेंड द डेटा। सो ऑडिट में क्या है भाई, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व, बहुत कम्युनिकेशन है विद मल्टीपल पर्सनस। सो भाई बिहेवियरल साइंस क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उससे लिंक करते हैं, जो बिहेवियरल साइंस की स्टडीज़ होती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी होगी, यू कैन से सॉर्ट ऑफ दैट, तो उससे लिंक करता है ऑडिट हमारा। स्टैटिस्टिक्स, मैंने ऊपर तुम्हें एक चीज़ समझाई थी, ये डायग्राम याद है, ये वाली कि इतने सारे इन्वॉइसेस हैं, इतने सारे इन्वॉइसेस हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट हम सिर्फ ये 3 इन्वॉइसेस चेक कर रहे हैं, ये 3 जो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर दिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम सैंपल निकाल रहे हैं, इसको सैंपल ही तो बोलते हैं। 100 इन्वॉइसेस थे, 100 से सिर्फ हम 20 इन्वॉइसेस चेक कर रहे हैं, ये हमारा सैंपल निकला है। एंड जो स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक होती हैं, स्टैट्स तुम लोग पढ़ते हो, आई थिंक सीए फाउंडेशन में है करिकुलम में, मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे टाइम पे तो था, आपका मेरे को आइडिया नहीं है यार है या नहीं है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे काम आएगा जब तुम सैंपल डिटर्मिन करोगे, हम अपने आने वाले चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होती है सब्जेक्ट की, राइट। इकोनॉमिक्स हेल्प्स ऑडिटर अंडरस्टैंड ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बैट योर बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस भाई आईटी सेक्टर में है, तुम्हारा बिजनेस किस में है, आईटी सेक्टर में है। लाइक अब हमारे कंट्री में लाइक सपोज कितनी आईटी कंपनीज हैं, पता नहीं कितनी लाखों कंपनीज होगी, आईटी कंपनीज लाखों आईटी कंपनीज होगी अपनी कंट्री में। अब तुम लोग देख रहे हो कि यार जो तुम्हारा क्लाइंट है वो ज़ोरों शोरों से तरक्की कर रहा है, वो ज़ोरों शोरों से स्केल कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, उसकी सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर मंथ ऑन मंथ बढ़ती ही जा रही है। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करो, पूरी की पूरी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करो, तो जो आईटी सेक्टर्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो रिसेशन में है, बट ऑन द अदर हैंड तो तुम्हारा क्लाइंट है वो ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा क्लाइंट हो गया, ये अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। कि यानी कि भाई जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो तो सब रिसेशन में जा रहा है, पर तुम्हारा क्लाइंट बूम में जा रहा है। तो यानी कि सर देयर इज समथिंग फिशी इन द रिपोर्टिंग प्रोसेस, समझ पा रहे हो। एंड जब तक अगर तुम्हें नॉलेज ही ना हो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कि यार सिनेरियो हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, काहे का ऑडिट करोगे यार तुम लोग, समझ पा रहे हो। सो इस तरह से इससे भी लिंक करता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। एफएम माय फेवरेट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू फंड्स फ्लो, वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स व्हिच आर आल्सो अबाउट इफेक्टिव प्रोसीजर्स। यार तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे सी इंटर में, राइट, तुम्हारे लिए नया सब्जेक्ट होगा एक। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम लोग क्या पढ़ोगे, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस भी पढ़ोगे, ठीक है, फंड फ्लो पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे जो फाइनेंस से रिलेटेड बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। अब ऑडिट करते हुए लाइक जब तुम सेल्स को कंपेयर कर रहे हो, सेल्स देख रहे हो तुम लोग, मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को, इट्स अ डीप वन। बेसिकली अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल हूँ, जब तुम सेल्स का ऑडिट कर रहे हो, कि जो सेल्स चेक कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, तुम क्या करते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करते हो, इसका रेशियो एनालिसिस करते हो। यार अच्छा लास्ट ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ये थी, 3% पर क्वार्टर ग्रोथ थी, इस साल 25% ग्रोथ हो रही है, ऐसा क्या हो गया एक साल के अंदर जो 3% से 25% हो गई, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ही है। तुम इस तरह के बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो, ठीक है। एंड जब तक तुम्हें रेशियो एनालिसिस वगैरह की नॉलेज नहीं होगी, तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक तुम भाई ये कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो भाई सीधी सी बात है, एफएम भी हमारा रिलेटेड ऑडिट के साथ। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, मैं तो पहले लास्ट पता नहीं कौन ऊपर एक पॉइंट आया था, मैंने डिस्कस किया ही था, ठीक है, कि तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ अपनी इंटरेक्शन रखोगे, क्यों कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं मंथ ऑन मंथ, अच्छा इतनी हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, इतनी हमारी मार्केट में करंट चल रहा है, इतना हमारा सेल्स वाले बोलते हैं। तो बेसिकली ऑडिटर को क्या है भाई, अपने चारों एक 360 व्यू खुला रखना पड़ता है, अपने कान आँख सब खुला रखना पड़ता है भाई, 360 व्यू उसको देखना पड़ता है एक बिजनेस का। प्रोडक्शन भी उसका ही पार्ट है बिजनेस का, राइट। कॉस्ट सिस्टम को समझना पड़ेगा, मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, कि बिजनेस फंक्शन को समझना पड़ता है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब कुछ समझना पड़ेगा। एंड डेटा प्रोसेसिंग, इट इज़ मच रिलेटेड टू आईटी इन्वायरमेंट। अब तुम लोग सब देख रहे हो कि ऑटोमेशन चलती जा रही है, मार्केट में भी ऑटोमेशन इज़ ऑन पीक,
ऑटोमेशन हो गया, AI हो गया, ठीक है। एंड जब तक में AI की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज देखो बिजनेसेस अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं वो AI का यूज़ करते जा रहे हैं, दे आर बेसिकली बिकमिंग मोर टेक बेस्ड कंपनीज, राइट। अपने बिजनेस में वो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लेके आ रहे हैं। एंड जब तक तुम्हें AI टेक का, डेटा प्रोसेसिंग का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक यार तुम किस तरह ऑडिट कर लोगे। आई होप तुम्हें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आई होप समझ आ रहा है गाइज, मज़ा भी आ रहा है। इसी बात पे लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर अभी तक कमेंट भी नहीं किया तो कमेंट डेफिनेटली करके जाना कि सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। अबे कुछ तो बोलो, ठीक। एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो बहुत 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 शर्म की बात है, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, राइट, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो वो तुम मिस आउट ना करो। बाकी का थोड़ा सा चैप्टर रह गया हमारा, बेसिकली स्कोप रहता है हमारा डिस्कस करने वाला, एंड एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट का टॉपिक रहता है। बेसिकली मोर और लेस 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट टू डिस्कस, यू कैन से 3 टॉपिक्स कह लो, 2 to 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा, राइट। बट आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था essay 200, उसको मैंने बहुत डीपली तुम्हें समझाया है। उसका बिकॉज पर्पस यही था तुम्हारा समझाने का, तुम्हें क्लैरिटी हो, बिकॉज इट्स द फर्स्ट essay ऑफ योर सिलेबस, पहला स्टैंडर्ड है तुम्हारे सिलेबस का, एंड ये बेस है। अगर यही नहीं समझ आया तो क्या फ़ायदा, दैट्स मैंने इसके ऊपर 30-40 मिनट्स लगाए हैं, ठीक है। आई होप गाइज मज़ा आया होगा, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड देखते रहो CA पीयूष गोयल क्लासेस। #learn with CA पीयूष, #study with logic guys, बाय बाय।